So, Dr. Chauhan, you are an expert in chiropractic practice, physiotherapy, and osteopathy. What is the difference in all this? फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा बिग अम्ब्रेला है। फिजियोथेरेपी के अंदर एक्सरसाइज थेरेपी भी आती है, इलेक्ट्रोथेरेपी भी आती है, मैनुअल थेरेपी भी आती है। How does a person decide कि मेरे को किसके पास जाना चाहिए? Ergonomics is being talked about a lot. So, what is ergonomics? क्या हम फिजियोथेरेपी को यूज करके इंजरी से पहले ही बच सकते हैं? जो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन। तो बहुत सारी चीजें अच्छी ब्रीदिंग ना होने की वजह से भी हमें डिस्टर्ब करती हैं। आज जो आपकी चीजें खराब हो रही हैं, आपको उस बॉडी को बैलेंस करना ही पड़ेगा। उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो बॉडी आपसे डेफिनेटली बदला लेगी। For all kinds of people, what is your advice? लोग कैसे fit रहें? So a lot of people in case of their body pains, muscle pains are confused about should I go to a physiotherapist, a chiropractor, osteopathy? There are many such things out there in the society today. Today we are lucky to have somebody with us in the studio who is an expert in all these things. Dr. Sandeep Chauhan, thank you so much for joining us. Thank you. So Dr. Chauhan, you are an expert in chiropractic practice, in physiotherapy and osteopathy. Yes. Right. So to begin with, tell us what is the difference in all this? So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फिजियोथेरेपी जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बिग अम्ब्रेला है। इट्स नॉट लाइक कि फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी के अंदर अगर हम बात करते हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। फिजियोथेरेपी के अंदर एक्सरसाइज थेरेपी भी आती है, इलेक्ट्रोथेरेपी भी आती है, मैनुअल थेरेपी भी आती है। सो देयर इज़ अ टाइप्स ऑफ थेरेपी। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कायरोप्रैक्टिक्स, सो कायरोप्रैक्टिस बेसिकली क्या करते हैं, ये आपकी अलाइनमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो बेसिकली इसका जितना भी हम अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट अगर बात करें, तो हमारी जो स्पाइन है, लाइक 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, जैसे सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन एंड लंबर स्पाइन्स। तो जो भी हमारी बॉडी में मिसअलाइनमेंट्स हैं, मैकेनिकल फॉल्ट है, या मैं कहूँ बायोमैकेनिकल फॉल्ट्स हैं, सो इस तरीके के जो केसेस होते हैं, इसमें कायरोप्रैक्टर्स डील करते हैं। फिजियोथेरेपी में हम पूरा फोकस करते हैं। फोकस इन द सेंस लाइक सबसे पहले तो असेसमेंट क्या आ रहा है। असेसमेंट में हमने डायग्नोस किया व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस पेन, ठीक है। असेसमेंट के बाद फिर हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते हैं। हमने पहले डायग्नोस कर लिया कि इस वजह से ये पेन इसको आ रहा है। क्या वो पेन मस्कुलर पेन है, क्या वो पेन न्यूरल पेन है, या वो पेन के कई और भी रीजंस हो सकते हैं। सम टाइम पेन साइकोलॉजिकल भी होता है, सम टाइम पेन इमोशनल भी होता है, अच्छा। सम टाइम पेन मैकेनिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है। तो सबसे पहले जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो एक डायग्नोसिस जो पेशेंट के साथ उसकी कंसल्टेशन होती है, उसमें वो ये डिसाइड करता है कि किस टाइप का ये पेन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोटोकॉल डिसाइड करता है, ठीक है, कि हमें इस पेशेंट को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है Right. और हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सिंपल एग्जांपल हम बात करते हैं, शोल्डर डिसलोकेशन। सो आजकल आपने देखा होगा, कुछ वीडियोस भी आपने वायरल देखी होंगी। रिसेंटली रोहित शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा था। Okay. सो काफ़ी पेशेंट्स के क्वेश्चंस थे, सर डॉक्टर ये पॉसिबल है क्या? सो दिस इज काइंड ऑफ सम एडवांस टेक्निक्स, इट्स काइंड ऑफ अलाइनमेंट्स कि उन्होंने जस्ट रोटेट किया, क्लिक किया एंड फिक्स किया। तो दिस इज काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। बट इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली इसको कायरो बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। बट अगर उसको वो इंजरी सपोज कोई टीयर होता है, या कोई एक सिंपल रोटेटर कफ की कोई इंजरी होती है, या सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस बहुत कॉमन सा एक कंडीशन है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट उसको हेल्प करेगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसमें पहले उसके पेन को दूर करेगा, ठीक है। इस पेन को दूर करने के लिए देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज इंपॉर्टेंट डिवाइसेस लाइक क्लास 4 लेज़र, शॉक वेव थेरेपी, शॉर्ट वेव डायथर्मी। देयर इज सम इंपॉर्टेंट मॉडलिटीज़ जो कि पेन को रिलीफ आपको देंगी। उसके बाद में जो फिर वो डिज़ाइन करेगा उसका रिहैब, प्रॉपर रिहैब, कि उसकी जब हमने एमएमटी करी, कौन सी मसल को स्ट्रेंथन करना है, कौन सी मसल को रिलीज करना है। सो दिस इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी बेसिकली। कायरोप्रैक्टर अगेन मिसअलाइनमेंट्स, बॉडी पोस्चर एंड एक क्विक रिलीफ आपको प्रोवाइड कराने के लिए अगर हम बात करें मिसअलाइनमेंट्स को, सो कायरोप्रैक्टर्स इसमें आपको हेल्प करते हैं। And what is osteopathy? ऑस्टियोपैथी में जनरली जो हम ट्रीट करते हैं, हम विसरास पे ज़्यादा काम करते हैं। सो Okay. विसरास लाइक हमारी बॉडी में जैसे लीवर है, किडनी है, सो इनके फंक्शनिंग को
बढ़ा के, मोबिलाइज करके, कैसे हम ओके चीज़ों को जनरली इसमें जो हम स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं, फेशियास पे काम करते हैं। ओके तो जैसे जैसे हम बॉडी के फेशियास रिलीज करना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी एक अच्छा रिस्पॉन्स देना हमें शुरू कर सकती गॉट है। इट तो तीनों ही उसको ट्रीट करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी उसको ट्रीट कर रहा है, कायरोप्रैक्टर भी ट्रीट कर रहा है और ऑस्टियोपैथी भी बैक पेन को ट्रीट कर रहा है, गॉट बट अप्रोचेस अलग अलग हैं। सो इसमें अगेन द थिंग इज द डायग्नोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ द डायग्नोसिस इज फाइन देन So tell me, if I am a patient or if I am facing a back pain or shoulder pain or any kind of pain, how does a person decide कि मेरे को किसके पास जाना चाहिए? Should I go to a physiotherapist or a chiropractor? How do I decide? Because layman को तो कुछ मालूम नहीं है और रील्स आ रहे हैं जैसे आपने बोला कि उसके ऊपर आप देख रहे हो, तो अब वो रील्स तो बड़े टेम्पटिंग लगते हैं, यू नो, कि किसी ने वो एक क्लिक दिया और आप ठीक हो गए, बट इज दैट द राइट ट्रीटमेंट फॉर मी और नॉट? आई डोंट नो. So again, I'm saying this is depend upon your diagnosis. Okay, if you have suffering from like TKR हुआ, आपने घुटने का ऑपरेशन कराया या आपने कोई भी शोल्डर की आपको रोटेटर कफ इंजरी हुई, सो इस तरीके की जो जितनी भी इंजरीज होगी जहाँ पे रिहैब की रिक्वायरमेंट है, आपकी मसल की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, वहाँ पे आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि पहले आपके पेन को कम किया, फिर आपके स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराया, उसके बाद कैसे आपको रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज किया एंड वापस आपको कैसे उस एक्टिविटीज़ को प्रॉपर लेके जाना है, वहाँ पे फिजियो हेल्प करेगा। इफ़ यू हैव सफरिंग फ्रॉम, सपोज आप चलते चलते अचानक से कोई ट्विस्ट कर गया, कई लोगों के डॉक्टर पे चनक आ गई है, मैं मुड़ नहीं पा रहा हूँ, तो दिस इज द काइंड ऑफ मिसअलाइनमेंट। सो वहाँ पे आप एक कायरोप्रैक्टर के पास जा सकते हैं, ईजिली दे फर्स्ट डायग्नोस, फिक्स द वर्टिब्रा एंड मैनिपुलेट द थिंग्स इज फाइन। तो सिंपल भाषा में जिस केस में रिक्वायरमेंट है रिहैबिलिटेशन की, प्रॉपर गाइडेंस की, तो वहाँ पे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास हैं। यू आर सफरिंग फ्रॉम सम मिसअलाइनमेंट, सम स्पैज्म लाइक पेन, इस तरीके की जो केसेस हैं आप ऑस्टियोपैथी कायरोप्रैक्टर्स के पास जा सकते हैं। टेल मी वन मोर थिंग कि आज की डेट में अगर आप देखें तो a lot of us have back pain and those kind of issues, and ergonomics is being talked about a lot, right? So what is ergonomics? ergonomics अगर हम बात करें तो कुछ सालों से ही ergonomics पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, Correct. जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है। सो बेसिकली इसने क्या काम किया है, वर्क प्रेशर आफ्टर कोविड के बाद में ने देखा होगा बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गए। सो पीपल आर जो 10-10 घंटे 8-8 घंटे काम कर रहे थे, वो 12 घंटे 15 घंटे काम करना उन्होंने शुरू किया। दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में बैठे हुए हैं, किसी पोस्चर का ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो बेसिक भाषा में एर्गोनॉमिक का मन है, अगर आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप घर में बात कर रहे हैं, सो पेशेंट आर वर्किंग विदाउट एनी पेन, तो उसको किसी भी तरीके का कोई भी शरीर में पेन नहीं होना चाहिए, मेंटली वो फिट होना चाहिए, फिजिकली वो फिट होना चाहिए, देन उसको आप एर्गोनॉमिक्स कह सकते हैं कि इट्स अ गुड एर्गोनॉमिक स्ट्रक्चर। द मीनिंग थिंग इज कि अगर मैं ऑफिस में 8 घंटे की जॉब है, तो मैं बिना किसी पेन के बहुत इजीली अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से ऑफिस में अपने काम को ख़त्म कर पाऊँ, ठीक है, सही पोस्चर में बैठ पाऊँ, मुझे किसी भी तरीके का कोई दर्द ना हो, किसी भी तरीके की कोई मानसिक तनाव ना हो। Right. सो दिस इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। Right. सिंपल भाषा में बिना किसी दर्द के अगर आप अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एक ये टर्म यूज़ होती है ergonomics, और उसमें बोलते हैं कि ergonomic चेयर है एग्जैक्ट, आपके लिए, हमने ergonomic चेयर्स ली हैं, तो कॉर्पोरेट्स बड़ा बोलते हैं आजकल ये। सो आई एम अज्यूमिंग दैट इज़ अ चेयर जो आपको ठीक बॉडी पोस्चर देगी। इज दैट माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? सर ऑलमोस्ट उनका अगर हम पॉस्चर की बात करते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। अच्छा। पॉस्चर में बेसिकली उनके फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं कि लाइक जो आपका स्क्रीन का लेवल है वो आई लेवल पे होना चाहिए। तो वो जो चेयर्स हैं उनको थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि जनरली हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता कि हमें ऐसे बैठना चाहिए या इस तरीके से सिटिंग पोजीशन हमारी ये होनी चाहिए। पोजीशनिंग की वजह से बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली वो चेयर्स आपको हेल्प करती हैं, बट आपको डेफिनेटली वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में उसको कैसे यूज़ करना है, क्या आपका राइट पॉस्चर है, तो वो Got it. डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प करती गॉट है। इट। इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट, अगर आप देखें तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, इन देयर जनरेशन पीपल यूज टू इवन एट 60, 70, 80 लोग खेत में जा रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, दे वर लॉट मोर एक्टिव।
बट आज की डेट में 30s 40s में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, यू नो, पीपल आर, डिजीज बहुत जल्दी आ रही है. सो बिल्कुल. व्हाई इज दैट हैपनिंग? इज देयर एनी इनसाइट यू हैव ऑन दैट? बेसिकली इसके पीछे के जो रीजंस अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा जो आजकल इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हमसे डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो मुझे जो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न अच्छा. जिसकी वजह से हमें इस तरीके से आजकल अगर हम जो केसेस मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी जो एज ग्रुप है 30 से 40 के बीच की है. तो इसका रीज़न जो है, अगर हम ज़्यादा जो हम जैसे आपने बात करी हमारे जो पिताजी हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो हमारी जो लाइफस्टाइल थी वो बड़ी एक्टिव और हेल्दी हुआ करती थी. Right. ठीक है, वर्क को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है कि हमें किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भूलते जा रहे हैं. करेक्ट. अगर हम पीछे बात करते हैं तो पहले जो हमारे मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी के घर अगर हुआ करते थे तो उसमें कभी ना कभी इंसान जो चलता था नंगे पैर भी चलता था. ठीक Right. है, सो बॉडी, अगर आपने आजकल सुना हो एक्यूप्रेशर, हाँ जी. एक्यूप्रेशर में बेसिकली हो क्या रहा है, जब इंसान नंगे पैर चलता था तो हमारी बॉडी में सब मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, कुछ हमारे हाथों में होते हैं, कुछ हमारे पैरों में होते हैं. तो जो पुराने वैद्य और ये सब हुआ करते थे तो वो नाड़ी देख के बता दिया करते थे कि भाई आपको ये समस्या है और ये औषधि से आप ठीक हो जाएंगे. ठीक है, बट जैसे जैसे कल्चर आगे बढ़ता चला गया, हम और एडवांस होते चले गए, एसीज आते गए, तो हमने अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया. तो वो जो अर्थिंग थी, अगर इंसान नंगे पैर चलता था तो जो उसके प्रेशर पॉइंट्स कहीं ना कहीं दबते थे पैरों से. तो कुछ लोग पहले के ज़माने में अगर फीवर हो जाता था और कुछ हो जाता था तो थंब के पास ही एक पॉइंट, उसमें मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, तो वो उसी से फीवर को कम कर लिया करते थे. राइट. गॉट इट. तो दैट इज मैजिक ऑफ एक्यूप्रेशर. ठीक है, राइट. मायोकाइनेटिक चेन में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम यहाँ एल्बो पे पॉइंट दबाते हैं और मेरे नी का पेन ठीक हो जाता है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ नी. तो जो इंसान पीछे जा रहा है उसके पीछे का रीज़न जनरली हम बात करें, वो अर्थिंग धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई है. और आजकल हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है और दुश्मन भी है, वो है सेल फोन. इसके बिना आई थिंक मुझे नहीं लगता आजकल की पॉपुलेशन रह पा रही है. करेक्ट. ठीक है, रात में भी अगर हम अर्थ की बात कर रहे थे, तो जो हम अर्थिंग और उसमें अगर हम बात करें, अगर हम बॉडी के वोल्टेज को अगर हम नापते हैं उस टाइम पे, तो सपोज जो सेल्सियस ऑफ वो आ रहा है आपका 40-50 के अंडर में, जो इंडेक्स वोल्टेज उसमें आ रहा है, वहीं पे आप रात में सेलफोन को अपने पास में रखिए. ठीक है, और तब आप बॉडी का इंडेक्स चेक करिए, आपको जो वोल्टेज है वो और हाई मिलेंगे. ओह. तो उसके अंदर से दिस इज प्रैक्टिकली प्रूफ, अगर आप चाहें तो कभी चेक कर सकते हैं. फिर उसके बाद अगर वो सेलफोन आप वहीं पे चार्जिंग पे लगा देते हैं, देन यू सी लॉट ऑफ चेंजेस. गॉट इट. तो हम सोने से पहले पहले तो वो फ़ोन अपने पास में रख के सो रहे हैं. ठीक है, उसके बाद उसको चार्जिंग भी वहीं लगा रहे हैं. ठीक है, तो उसके अंदर से जो रेजेस निकल रही हैं, कहीं ना कहीं वो रेडिएशन हमें परेशान कर रहा है. ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग, जनरल बात करें, स्लीप एप्निया आजकल बहुत कॉमन है कि रात में, क्योंकि ब्रीदिंग अच्छी नहीं हो पा रही उनकी. ठीक है, सो ब्रीदिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज. लोग ने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, दिस इज़ वन ऑफ द कॉज. ठीक है, सारी चीज़ें अर्थिंग से हट के टाइल्स आ गई, अच्छे कारपेट्स आ गए, तो फ्लोर तो हम भूल ही गए. राइट. गॉट इट. सेकंड हम बात करते हैं, अगर आजकल हम अच्छे डॉक्टर, हम ऑर्थोपेडिक मैट्रेस पे सो रहे हैं, डॉक्टर हम इस मैट्रेस पे सो रहे हैं, फिर भी हमें दर्द हो रहे हैं. अब यही अगर हम पीछे चले जाते हैं देन व्हाट, तो उस टाइम पे जो हमारे मैट्रेसेस होते थे वो बांध की चारपाइयाँ हुआ करती Right. थी. ठीक है, तो वो बांध की चारपाइयाँ क्या करती थी, जब इंसान उसके ऊपर लेटता था तो देयर इज अ प्रोवाइड सम मोबिलाइजेशन. जो प्रेशर पड़ता था हाँ जी. उस मोबिलाइजेशन से हमारी स्पाइन अच्छी रहती थी, ओके. उसकी अलाइनमेंट अच्छी बनी रहती थी, हमें स्पाइनल इंजरीज कम होते थे. लेडीज़ में अगर हम जाते हैं तो पहले जो कपड़े धोए जाते थे वो हाथ से धोए जाते थे. ठीक है, कुएं से पानी निकाला जाता था. जैसे 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 टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, हमने जो हमारी मसल्स थी उनका यूज़ करना छोड़ दिया. पहले ये फ्रोजन शोल्डर इम्पेजमेंट, इस तरीके के केसेस बिल्कुल नहीं होते थे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आपके केसेस बढ़ना शुरू हो गए. तो दिस इज़ द रीजंस. हम इन पे अगर बात करें, मॉर्निंग में जो
इसी पे हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल की। हर किसी इंसान को पता है कि बॉडी में इतना लीटर हमें पानी की रिक्वायरमेंट है Right. ना? इतना पानी हमें पीना चाहिए। विटामिन डी का बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन डी, अगर आपका डी अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली ये आपकी हड्डियाँ अच्छी नहीं होंगी, ठीक है? तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसको होल्ड करने का जो काम है वो किसका है? हड्डियों का है। तो अगर आपकी हड्डियाँ ही वीक हैं देन डेफिनेटली आप पेन में होंगे। Right. विटामिन B12 लोगों में बहुत ज़्यादा कम निकल रहा है, अच्छा. ठीक है? सो विटामिन B12 क्या कर रही है? हमारी मसल्स के लिए, हमारी नर्व के लिए कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हुए और इन डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत कम एज में ही आजकल आप अगर देखें कि आज मुझे डॉक्टर नेक पेन है, मुझे बैक पेन है, और इसके साथ-साथ जो ये तो सब एक पोस्चरल और मैकेनिकल चीज़ें हैं ही हैं। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्ट्रेस की वजह से एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपको कोई माइल्ड स्ट्रेस है, हाँ ठीक है? जी. आपको सुबह स्ट्रेस हुआ, ठीक है? किसी चीज़ का भी स्ट्रेस हुआ, आप शाम तक रिलैक्स हो गया, ठीक है? सो यहाँ पे बॉडी जिस दिन आपकी बॉडी उसमें स्ट्रेस उसमें जाती है, हाँ, रिलीज़ होना चाहिए था हैप्पीनेस, उसमें क्या रिलीज़ होता है? डोपामिन। यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हुआ, आप दिन भर आज मुझे थका-थका महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द होता है। इसी में हम बात करते हैं मॉडरेट स्ट्रेस में, ठीक है? तो जो माइल्ड स्ट्रेस वाले हैं वो तो ईज़िली ठीक है, अपना 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में धीरे-धीरे कवर कर जाते हैं। मॉडरेट स्ट्रेस की तरफ अब जाते हैं, पेशेंट 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है। सो देयर इज़ अ पॉइंट, बॉडी क्या करती है, उसमें आपकी बॉडी में जगह-जगह टेंडर पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंटरप्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो किसी फिर उसके बाद लोग जा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। बट वो जो ट्रिगर पॉइंट्स बने थे, वो आपको पेन कहीं न कहीं देना शुरू कर देंगे। Got it. गॉट इट? तो वो ट्रिगर पॉइंट जब हम रिलीज़ कर देते हैं, चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो जाती हैं, वापस से फिर आप नॉर्मल उसमें आ सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हम बात कर रहे हैं, ये सारी बहुत सारी इसके पीछे फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, ठीक है? वॉकिंग ना करना, टाइम से खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ठीक है? स्ट्रेस रिलेटेड लाइफ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? Right. सोशल गैदरिंग, लोगों से मिलना-जुलना कम हो गया है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक बंदा 8 घंटा ऑफिस में काम कर रहा है, तो 8 घंटे में अगर उसको चाय और कॉफ़ी की भी ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? बेल बजाएगा और अपनी टेबल पे मंगा लेगा, Correct. ठीक है? उस 8 घंटे में वो एक ही पोस्चर में बैठा हुआ है, उसकी स्पाइन पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? उसके पोस्चर पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? सो बीच में कोई भी गैप आप नहीं दे रहे हैं। सो एवरी 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स के बाद एटलीस्ट आपको एक 30 सेकंड्स और 1 मिनट का एक वॉक करना चाहिए, जिससे आपके जो मसल्स हैं वो प्रॉपर से एक्टिवेशंस में जा Right. सकें, Right. ठीक है? हम दिन भर बैठे रहते हैं, जो हमारी जनरली जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो ग्लूट्स मसल हमारी हैं, वो कहीं न कहीं वीकनेस में चली जाती हैं। वो मसल अपना फंक्शन ही नहीं कर रही, वो फायर नहीं हो पा रही हैं। Right. तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ द बैक पेन, लो बैक पेन, गॉट इट? जनरली किसी इससे अगर हम बात करें तो दिस इज़ द मेजर कॉज़ ऑफ द जो हमारी अब सेंचुरी नहीं हो पा रही है, उसके पीछे जो रीज़न है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। So lifestyle is the big लाइफ़स्टाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट is रीज़न, the big ठीक है? problem. आप लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए, आप डेफ़िनेटली, अगर हम बात करें पुराने ज़माने में आयुर्वेद को बहुत फ़ोकस किया जाता था। तो व्हाट आयुर्वेद सेज़ कि आप बॉडी को अच्छा रखो, ठीक है? जिससे मैं बीमार ही ना पड़ूँ, गॉट इट? सडन टाइम, पेशेंस नहीं है, पेन हुआ, एलोपैथ क्या किया? मुझे खाया, दर्द को कम किया, नेक्स्ट चीज़ को जनरेट किया। Right. पेशेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है? किसी भी चीज़ का सबको पता है कि जनरली जो आपको बस बेड पे जाने का टाइम है 10 टू 11 द मैक्सिमम, उसके बाद आपको एक 6 घंटे की अच्छी स्लीप मिलनी चाहिए। मॉर्निंग में जो सूर्यास्त है, उससे पहले जो एक ओज़ोन लेयर हमें, तो कोई उसका यूज़ ही नहीं कर रहा है। Right. दैट्स वाई जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, जो सब, वो ब्रह्म मुहूर्त को इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट देते थे कि उस टाइम पे जो एनर्जी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, ठीक है? आजकल का जो प्रॉब्लम है, जनरल अगर किसी से हम बाहर भी बात कर रहे हैं, तो वो अगर उनकी सोशल गैदरिंग भी है, तो वो पार्टीज़ है या कहीं डिनर पे जाना है, तो वो शुरू ही 10 से 11 बजे के आसपास होता है। अब 10-11 बजे जब उस चीज़ को जॉइन कर रहा है, किस टाइम वो खाना खाएगा,
किस टाइम वो आके सोएगा, ठीक है। तो आपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ही बिगाड़ दिया। करेक्ट, तो अगर आप मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी फिर आपसे बदला लेगी, राइट, राइट, ठीक है। इसीलिए इतने कम एजेस में आप देख रहे हो डायबिटिक, पहले डायबिटिक कम मिलता था हमें 60, आजकल 25-25, 15-15 साल के बच्चे जो हैं वो शुगर के पेशेंट्स बन रहे हैं। राइट, Got it? तो दिस ऑल अबाउट द पुअर लाइफस्टाइल। आप अब अपना लाइफस्टाइल अगर अच्छा करते हैं, ठीक है, वापस आप अपनी उसमें कोशिश करते हैं जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स थे, आप अच्छी एक्सरसाइज करिए, आप अच्छा पानी पीजिए, ठीक है। जो बेसिकली आजकल लोग एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्रीदिंग। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो अच्छी ब्रीदिंग ना होने की वजह से भी हमें डिस्टर्ब करती हैं। ओह, गॉट इट। जनरल अगर हम एक फिजियोथेरेपी में बात करें तो लंग वॉल्यूम कैपेसिटी उसकी, तो एक नॉर्मल हेल्दी स्कान की जो वॉल्यूम कैपेसिटी है वो 3 to 5 लीटर्स होनी चाहिए। बट आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत कम सर लोग ऐसे हैं जो 2-2.5 लीटर से ऊपर क्रॉस कर पा रहे हैं। देयर इज इंस्ट्रूमेंट इट्स कॉल्ड स्पायरोमीटर। जब हम उनसे वो फ्लो करने के लिए बोलते हैं, वो उस चीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। द रीज़न बिहाइंड दिस, पुअर ब्रीथिंग। जब भगवान ने हमें बनाया था, नोज बनाया था, इनहेल, है ना, इनहेल इन योर नोज एंड एक्सहेल योर माउथ। बट वो ब्रीदिंग पैटर्न इतना शॉर्ट होता चला गया, इतना शॉर्ट होता चला गया, तो उसकी वजह से फिर हमें प्रॉपर जो बॉडी के अंदर जितना अच्छा ऑक्सीजन जाएगा उतना अच्छा आपको परेशानियां कम होंगी। दैट्स वाई फिर ये जितने भी अब आजकल आप देख रहे हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, इस तरीके के आसन आए, ये सिर्फ किस लिए, ये सब इसी चीज़ों के लिए बनाए गए हैं कि आप इससे अपने जो ब्रीदिंग पैटर्न है इसको मेंटेन करें, ठीक है। अगर आपका ब्रीदिंग अच्छा हो रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। गॉट इट। तो ब्रीदिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपका लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपका खाने पीने के तरीके इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। एंड योर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन मोस्ट ऑफ द आज के टाइम में जो सफ़र कर रहे हैं, वो स्ट्रेस की वजह से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करते हैं देन डेफिनेटली हम पुराना जो वापस हमारा स्ट्रक्चर था 100 जो हमने बात करी, हम उसके ऊपर हम वापस से जा सकते हैं। लाइफस्टाइल में ही आजकल आपने रोहित शर्मा का नाम लिया और बहुत सारे स्पोर्ट्स में लोग जा रहे हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, एडल्ट्स भी जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में जाके इंजरीज हो जाती हैं फिर। सो कैन वी यूज़ फिजियोथेरेपी? एक तो होता है कि स्पोर्ट्स में इंजरी हो गई फिर मैं गया फिजियोथेरेपिस्ट के पास, बट क्या हम फिजियोथेरेपी को यूज़ करके इंजरी से पहले ही बच सकते हैं? डिपेंड। फिजियोथेरेपी बेसिकली इसमें जो स्पोर्ट्स के लिए जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जो इसमें करते हैं, वो इसमें ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट होते हैं। डेफिनेटली फिजियोथेरेपी आपकी एक एवोल्यूशन कर सकता है। एवोल्यूशन की बस सपोज अगर आप को कल मैच खेलना है या आप, तो इंजरी प्रिवेंशन से पहले जनरल आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक अच्छा गाइड करता है कि आपका आप वार्म अप कैसे कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो मसल्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस को कैसे आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट उसमें हेल्प करता है। लाइक अब जैसे इसमें हम बॉडी इंडेक्स की बात करते हैं, देयर इज आजकल लॉट ऑफ थिंग्स, RM कैलकुलेशन, VO2 मैक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ों में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फिजियोथेरेपिस्ट डेफिनेटली इंजरी को प्रिवेंट करता है। There's a big role in sports Definitely it's a very that physio very big role can play, so one should stay engaged. Definitely. Finally जो मैं समझ रहा हूँ, There's a lot of type of training also, है ना। द ट्रेनिंग में हम बात करें, सपोज अगर कोई क्रिकेटर है, सो फिजियोथेरेपिस्ट उसको सिर्फ उसको उसी चीज़ के लिए ट्रेन नहीं कर रहा है। में हम अगर बात करें, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड फार्ड लेग ट्रेनिंग, तो उसको सिर्फ क्रिकेट की टेक्निक के लिए ही नहीं प्रिपेयर किया जाता, है ना। समटाइम उसको कभी हफ्ते में एक बार फुटबॉल भी खिला दिया, कभी डिफरेंट गेम खिला दिया, तो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इंजरी प्रिवेंशन को बचाने के लिए कब कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करनी है, कितना आजकल आप देख रहे होंगे आइस बाथ का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है ना। सो वो आइस बाथ जब नए नए बच्चे इसमें आते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हमारे आते हैं, तो वो लोग बिना वार्म अप करे और उसमें चीज़ को डायरेक्ट खेलने की कोशिश करते हैं, एंड जिसका रीज़न है उसको फिर इंजरीज होती हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसमें क्या काम करेगा, आप सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आइस बाथ का, तो एक पेशेंट हमारे पास आया, ठीक है, तो ऐसे इसने नया नया ज्वाइन किया था, तो हमने उसको किया,
तो आफ्टर एक बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है, इट्स कॉल्ड वेसोडाइलेशन एंड वासोकंस्ट्रक्शन। सो जो वेसोडाइलेशन है मिनिमम वो जो स्टार्टिंग उसमें वो 7 मिनट के बाद शुरू होता है। तो जैसे ही हमने फिर उसमें उसको बोला कि ठीक है कि आप इसमें आपको बात के लिए जाना है, नहीं नहीं सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, कुछ हो रहा है। तो वो जो हायर इंटेंसिटी के साथ वो जो वर्कआउट अपना करके आया था और हमने उस जिसकी वजह से उसकी जो मसल सोरनेस हो गई थी, तो हमने क्या काम किया, आइस बेथ के थ्रू उसको रिलैक्स करने का कोशिश किया। बट जैसे ही उसके अंदर गया 30 सेकंड, नहीं 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 सर, तो फिर हमने क्या काम किया कि ऐसा करते हैं, आपको सिर्फ 10 डीप ब्रीथ्स लेने हैं और एक ब्रीथ की जो है आपको कुछ नहीं, आइस क्लोज करने हैं, ब्रीथ करना है, इनहेल करना है, उस करना है। बट आफ्टर 1 मिनट धीरे 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 उसकी बॉडी उसके साथ एक्युमुलेट होना शुरू हो गई। ठीक है, तब जाके उसको कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक यूजफुल चीज़ है। आफ्टर दिस में उसका डायलेशन शुरू हुआ एंड उसकी जो बॉडी एनर्जी थी वो वापस से और अच्छी हुई एंड ही इज फीलिंग मच मच बेटर। तो उससे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंक्रीज हुई। Wow. Got Wow. it? So ये सारी जो आपके So ice गाइडेंस bath is a useful thing. डेफिनेटली यूजफुल। इफ इटर आप तो अगर हम बात करें कि आप बहुत अच्छे उस पे लाइक वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, तो जो जिन जिन में बॉडी सोरनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, तो सोरनेस को कम करने के लिए आइस बाथ इज़ वेरी। So you've given a lot of information about basically fitness. And आपने mental health भी बीच में mental fitness के बारे में बात करी है. So what would be your words of advice for the people watching this? मैंने तो कुछ questions पूछे, उनके आपने मेरे को जवाब दे दिए. But अगर लोग watch कर रहे हैं जो या तो already pain है या pain नहीं है, आगे होगी, या pain है और किसी के पास जा रहे हैं और relief नहीं मिल रहा है. So for all kinds of people, what is your advice? लोग कैसे fit रहें? एडवाइस इसमें आपको ये करना चाहूँगा, हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट भी पेन को ठीक कर रहा है, एक मसाज वाला भी पेन को ठीक कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे जो आजकल रीज़न लगता है जो लोग फिट नहीं रह पा रहे हैं, इसके पीछे आप जाने इसके पीछे का रूट कॉज क्या है। देयर इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, पेन ठीक है, आपको पेन हुआ, आप मेरे पास लेके आए, बैक पेन हुआ, नेक पेन हुआ, सो हम उसको डायरेक्टली ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये बैक पेन है। तो ये अब कई एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एमआरआई लेके, डॉक्टर साहब मुझे L4 L5 में ये हो गया, डॉक्टर साहब मुझे L5 में बल्ज हो गया, मुझे शाटिका हो गया, मुझे ये हो गया। सो जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे अगर हम बात करें तो जो एमआरआई, दिस इज़ नॉट माय वर्ड, ये रिसर्च है, उनमें उन्होंने क्या काम किया, 3 ग्रुप्स को लिया, उन तीनों ग्रुप्स में एक में रखा गया 15 साल से 25 साल वाले, एक में रखा गया 25 साल से 35 साल वाले, एक में रखा गया 35 साल से 60 साल वाले, ठीक है, और एक ग्रुप में रखा गया 60 साल से 80 साल वाले, ठीक है। तो उसमें से जब उन सबकी एमआरआई कराई गई बैक पेन रिसर्च, तो मोस्टली ऑलमोस्ट 34% केसेस ऐसे निकले उसके अंदर से जिनको एमआरआई में जो रिपोर्ट शो कर रही थी वो डिस्क बल्ज शो कर रही थी या डिजनरेशन शो कर रही थी, बट एक्चुअल में उनको वो प्रॉब्लम थी नहीं, Okay. जो कि उनकी एमआरआई शो कर रही थी। देन यहाँ से क्या शुरू हुआ, मेंटल पेन, कि डॉक्टर मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गया, मेरी डिस्क कैसे अंदर जाएगी, मेरा बल्ज कैसे ठीक होगा, क्या ये फिजियोथेरेपी से वापस अपनी जगह चली जाएगी, क्या ये कायरोप्रैक्टर से अपनी जगह चली जाएगी, ठीक है। सो जो इसमें हम बात कर रहे हैं, तो द माय मेन पर्पस इज जो पेशेंट है ना कंफ्यूज हो रहा है, तो वो कंफ्यूज ना होके पहले प्रॉपर उन चीज़ों को कोशिश करे कि अपनी बॉडी को इतना अच्छा कर ले कि इन सब इन्वेस्टिगेशंस की और इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, Right. ठीक है। हीलिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ जी. तो जो बेस्ट हीलिंग में अगर हम बात करें, जब हमारी बॉडी सोती है ना, तो हमें जनरली 6 से 8 घंटे का स्लीप चाहिए होता है। अब वो बॉडी अगर आपकी सो रही है, वो स्लीप अगर आपका अच्छा हो रहा है, ठीक है, उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है और सारी चीज़ें आपकी ठीक से चल रही हैं, तो हम बात करेंगे कि बॉडी के अंदर एक तरीके के सेल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको रीजनरेट करते हैं, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं। तो एक अच्छा स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम हुआ, जनरली लोग इसको क्या करते हैं, आज हल्का सा पेन होगा, बर्दाश्त करेंगे,
थोड़ा और बर्दाश्त करेंगे, धीरे 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 वो चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ख़राब करने के बाद फिर वो किसी भी डॉक्टर के पास गए, किसी भी उसके पास, डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम है एंड ऑल। ठीक है, डॉक्टर ने बताया ठीक है आप इसको ये करना पड़ेगा। जैसे ही वो पेशेंट सिम्टोमेटिकली फील हुआ एंड आफ्टर दिस अगेन बैक टू द नॉर्मल स्टाइल, तो वो अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक 35 से 40 साल का हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आज अर्निंग कर रहा है, करियर को बढ़ाने के लिए 2 साल 3 साल 5 साल से मेहनत कर रहा है। हाँ जी। और वो 1 लाख है, सपोज अभी एग्जांपल ले लेते हैं, वो 5 लाख रुपए महीना कमाता है। वो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उस 5 लाख से 7 लाख और 8 लाख पे जाने की कोशिश करता है एंड डेफिनेटली वो 2-3 साल में अपनी बॉडी का ध्यान ना रख के उस 8 लाख पे पहुंच भी जाता है। गॉट इट। बट सपोज वो इंजरी जो बॉडी को उसने इंडिकेट किया था, उसने उसको क्या काम किया, पेन किलर्स खा के, टेम्परेरी सॉल्यूशंस लेके, अवॉइड करते करते उस इंजरी को बॉडी के अंदर और पनपने दिया। ठीक है, आफ्टर 10-15 ईयर्स, मोस्टली अगर हम डीजनरेशन की बात करें तो फीमेल्स में 40 के बाद शुरू हो जाता है और मेल्स में 60 के बाद शुरू हो जाता है। नॉर्मल भाषा में इसे हम बुढ़ापा करेंगे। आफ्टर द अचीवमेंट्स एंड ऑल, उसने सारी चीज़ें अचीव कर ली, एक गाड़ी, एक घर, एवरीथिंग जो बेसिक लाइफ की चीज़ें अचीव कर ली। नाउ ही सेज कि नाउ द टाइम आई एम एंजॉइंग दिस। ठीक है, बट सर उसने जो उस टाइम पे लाइफ के साथ खिलवाड़ किया था, ठीक है, कोई एक्सरसाइज ना करके, बॉडी को कोई भी प्रायोरिटी ना करके, ठीक है, वहीं से अगर वो इंजरी, उसको कोई भी बीमारी इस तरीके की कुछ भी मेडिकल या उसमें वो हो जाती है, सर जो उसकी अर्निंग थी कितनी थी 5, और उस बीमारी की वजह से उसकी अर्निंग कितनी हो गई, हाफ हो गई या बंद हो गई। गॉट इट द केस। अगेन वहां से फिर वो बंदा कहाँ गया, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल। सो दिस इज द हेल्थ कॉम्प्रोमाइजेशन जो आज का यूथ कर रहा है। सो एक बेसिक आपको जो हम लाइफस्टाइल जनरली फॉलो करना चाहिए, वो 60 के बाद भी आप उसको उसी फ्लो में काम कर सकें। ठीक है, और उस फ्लो में काम करने के लिए आज जो आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं, आपको उस बॉडी को बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो बॉडी आपसे डेफिनेटली बदला लेगी। ठीक है, सबने उसमें कहा गया है, आजकल तो बहुत, मैं नाम ले लूँगा, लॉट ऑफ फूड्स हमने खाना खाया, जस्ट उसके सबको पता है इसके बाद में हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं है। लोग आजकल तुरंत लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, यूज़ कर लिया, आपने उस खाने को वेस्ट किया। राइट। ठीक है, बॉडी में जो एक इंटरनल प्रक्रिया थी आपने उसको कंप्लीट होने ही नहीं दिया। ठीक है, आपने तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया। ठीक है, तो इसी में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मैं जनरली एक छोटा सा एग्जांपल उसमें मैं देना चाहूँगा। आप कोशिश करें, दिस इज अगेन जिससे पहले आपका जो क्वेश्चन था कि वाई नॉट इन द 100, हाँ जी। तो इसमें हम दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं कि 100 वाला जो पॉइंट है वो भी इसमें कवर हो रहा है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम बात कर रहे हैं वो भी इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, सो जो जनरली हम बात करें कि एक जो ओजोन लेयर की मैंने बात की थी, तो सनसेट से आप 1-1.5 घंटा पहले मान लीजिए। ठीक है, तो अगर जनरली आपका जो सूरज की टाइमिंग्स है 5 to 5:30 या 6 हम मानते हैं, तो आप उससे एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले उठने की कोशिश करें। ठीक है, उठने के बाद जस्ट फील योर ब्रेथ। ठीक है, एटलीस्ट 10 to 12 आप ब्रीदिंग, अब वो ब्रीदिंग आप कैसे फील करेंगे, देयर इज लॉट ऑफ थॉट्स योर माइंड, आप ब्रीथ ठीक से नहीं कर पाएंगे। जस्ट जो मेल के अंदर जैसे जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो एब्डोमेनोथोरेसिक होता है। जब एक मेल सांस लेता है तो फिर क्या करेगा, एब्डोमेन जब वो इनहेल करेगा तो एब्डोमेन अंदर जाएगा, और जब वो एक्सहेल करेगा तो इसमें एक अच्छा तरीका क्या है, आप आराम से बैठें, किसी भी आसन में बैठ जाएं या शवासन में कर लें। सो आपको 10 to 12 वो ब्रीथ्स को फील करना है। उस ब्रीथ को फील करने के बाद में आपने ब्रीदिंग को इम्प्रूव किया, आप गरम हल्का सा ठंडा पानी ना पिए, ल्यूक वाटर आप ले सकते हैं, पानी पिए, थोड़ी देर वज्रासन में बैठें, हल्का सा वॉक करें। ठीक है, कोशिश करें आपका जो ब्रेकफास्ट है वो 9 बजे 8 बजे से पहले अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हेल्दी खाएं, जंक फूड्स को अवॉइड करें। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। ठीक है, फैमिली को टाइम दें। सिर्फ आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 400, 500, 5000, बट द लोकल आपस में बात करने के लिए भी लोग आजकल व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट।
कि इस रूम में अगर दूसरे रूम से बात करना है तो दीज ऑल आर द बेसिक्स थिंग। उसके Yeah, बाद में yeah. जो आपका स्लीपिंग पैटर्न अगेन मैंने कहा वो थोड़ा सा आप बेटर करने की कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अच्छा खाना खाएं, आप Great. बहुत इजीली चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौहान, आपने आए, टाइम स्पेंड किया, अपनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी। आई एम श्योर a lot of viewers will get a lot of benefit from this. Thank you so much for coming and thank you for your time.